जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सॉल्यूशन में। आज हम लोग देखने वाले बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 जो भी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह PYQ पे आधारित है। इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो लगातार हम आप लोग के लिए इस चैनल पर क्लास लेके आ रहे हैं और आपको 2025 में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देना तो हमारे चैनल सुबह ज्वाइन कर लीजिए। शाम को 7 बजे एवरीडे क्लास चलता है इस पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसके पहले हो गया है, आप नहीं चैनल में ज्वाइन किए हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सवाल है 26 नंबर, क्या बोला है कि जब ब्रिक काज करना बंद कर दे तो निम्न में कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है। ब्रिक का मूत्र निर्माण का कार्य होता है ना, मूत्र का निर्माण कौन करता है, ब्रिक करता है। तो बोल रहा है कि जब ब्रिक काज करना बंद कर देता है तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है। क्या शरीर में वसा हो जाएगा, या रक्त में नवजनित है ना, नवजनित अपशिष्ट पदार्थ हो जाएंगे, या रक्त में शर्करा, या शरीर में प्रोटीन। तो याद रखेंगे जब ब्रिक की छन्ना का काज करता है, अगर यही खराब हो जाए तो अपशिष्ट पदार्थ क्या हो जाएंगे, तो जमा हो जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 27 नंबर सवाल है, क्या बोला है, ध्यान से समझना होगा, वीडियो में बने रहेंगे तभी हम चीज़ों को समझा पाएंगे और समझ पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन बेहतर ढंग से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। क्या ऑक्सीजन का परिवहन करता है, लोहा का उपयोग करता है, रक्तल्पा को रोकता है, या जीवाणु को नष्ट करता है। तो ध्यान समझेंगे कि शरीर में जो हीमोग्लोबिन का कार्य है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो वह ऑक्सीजन को पकड़ करके शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में लेकर के जाता है, ठीक है। रक्तल्पा को रोकना विटामिन के का काम है और जीवाणु को नष्ट करना ये श्वेत रक्त का काम होता है। चलिए 28 नंबर सवाल क्या है, ध्यान समझने कि पावोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक है। पावोक्रिस्टेसस किस वैज्ञानिक का नाम है, किस वैज्ञानिक का नाम है, याद रखेंगे ये मोर का, ठीक है। मोर का वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो पावोक्रिस्टेसस। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। 29 नंबर सवाल है कि सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा यहाँ पे देख रहे हैं कि सूर्य से ही प्राप्त किया जाता है। सौर ऊर्जा किससे, सूर्य से प्राप्त किया जाता है। ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है और पृथ्वी पे सबसे ऊर्जा का बड़ा स्रोत इसे ही माना जाता है, सौर ऊर्जा को। चलिए अगला सवाल है हमारे पास कि एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है। ध्यान से समझना होगा, एथलीट फुट नामक बीमारी जो है वो किससे उत्पन्न होता है, जीवाणु से, निमेटोड से, प्रोटोजोआ से, या कवक से। 30 नंबर सवाल का आंसर। तो एथलीट फुट नामक जो बीमारी होती है वह कवक से होती है। किससे, कवक से होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद कर लेंगे, सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 31 नंबर दिया हुआ है कि वह उत्तक, हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है वह क्या है। चलिए फटाफट से बताइए, वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है ना, वह क्या है। ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है वह होता है कैम्बियम। क्या होता है, कैम्बियम। जाइलम आप लोग पढ़े होंगे कि यह पेड़ पौधों में पाया जाता है और ये जल को है ना, जन या खनिज लवणों को नीचे से ऊपर की ओर लेकर के जाया जाता है। फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, ऊपर नीचे दोनों। अगला सवाल है 32 नंबर सवाल है, ध्यान समझना होगा। क्या दिया हुआ है कि प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था। प्रथम वियुक्त प्रतिजैवी यानी सिंपल से कहने का मतलब कि प्रथम प्रतिजैवी एंटीबायोटिक। प्रतिजैवी को इंग्लिश में एंटीबायोटिक बोलते हैं। तो प्रथम एंटीबायोटिक कौन सा था, खोजा गया था। वियुक्त यानी खोजा गया था, कौन सा। तो याद रखेंगे पेनिसिलिन खोजा गया था प्रथम एंटीबायोटिक, ठीक है, या प्रतिजैविक। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, आप लोग फटाफट से जैसे ही हम क्वेश्चन देखते हैं आप लोग आंसर माइंड में सोच लिया कीजिए। अगर आंसर सही है तो ठीक है, नहीं है तो याद कर लीजिएगा। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। तो पौधे की आंतरिक संरचना का जो अध्ययन कहलाता है वो शारीरिक कहलाता है। क्या कहलाता है, शारीरिक कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 34 नंबर सवाल देखेंगे, क्या दिया हुआ है कि निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होता है। अश्रु ग्रंथि नहीं होता। अश्रु मतलब जो आंख में से जो बहती है आंसू, वो किस में नहीं पाया जाता। मनुष्यों में तो पाया जाता है बहुत ज़्यादा। बैल में भी आप लोग देखते होंगे, कुत्ता के लोग को भी देखते होंगे। घड़ियाल जो क्या होता है, घड़ियाल एक प्रकार के समुद्र में पाया जाने वाला प्राणी है और इसमें क्या है, अश्रु
है ना ग्रंथि नहीं पाया जाता। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए थोड़ी थोड़ी चर्चा भी करते चलेंगे हम लोग, ध्यान से समझना होगा। आगे, वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता वह कौन है? तो ये तो सिंपल सवाल है, ठीक है, कि वह पक्षी कौन सा है जो शत्रु से बचने के लिए अपना शरीर क्या कर लेता है, जमीन के अंदर या रेत में कर लेता है? तो ये होता है शुतुरमुर्ग होता है। ये सवाल एक यहाँ से भी पूछा गया था कि वह सबसे बड़ा पक्षी जो उड़ने में असमर्थ है, ठीक है, और अपने शत्रुओं से बचने के लिए अपने शरीर को छुपा लेता है, तो क्या है? शुतुरमुर्ग है। अगला सवाल हमारे पास क्या, कि खुजली का रोग स्कैर्बिज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? खुजली का जो रोग होता है स्कैर्बिज बोला जाता है, ठीक है, स्कैर्बिज भी बोला जाता है, स्कैर्बिज वह क्या है? तो बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा है? जीवाणु के कारण होता है, प्रोटोजोआ, सूक्ष्मकीट या कवक? राइट आंसर क्या हो जाएंगे 36 नंबर सवाल का आंसर? तो ये होता है कवक के कारण होता है, ठीक है। खुजली का रोग जो स्कैर्बिज होता है वो किसके कारण? कवक के कारण होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखेंगे क्या दिया हुआ, 37 नंबर है, कि अमृतत्व का गुण पाया जाता है। अमृतत्व का गुण पाया जाता है स्पंज में, ऑरिलिया में, हाइड्रा में, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर 37 का? तो याद रखेंगे हाइड्रा में। हाइड्रा में अमृतत्व का गुण पाया जाता है। ये इस टाइप का होता है, समुद्री पौधा है, हाइड्रा होता है। ये शरीर काट छट जाता है, फिर ये नए हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर है 38, कि तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? ध्यान देंगे, जब भी आप बहुत से पक्षी को देखे होंगे या बहुत से जानवर को आप देखते होंगे, बिल्ली वगैरह के देखते होंगे या कुत्ता को देखते होंगे, तो उनकी आंखें रात में क्या होती है? चमकती है, या जानवर की। तो आखिर क्यों चमकता है? क्या विशेष लेंस के कारण, या टिपेटम लूसिडम के कारण, या जीन प्रभाव के कारण? इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर याद रखेंगे टेपिटम लूसिडम के कारण ही जो होते हैं, कुछ जीव जंतु होते हैं उनकी आंखें क्या होती है? चमकती है। तो तितली की आंखें इसी कारण से चमकता। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल हमारे पास, कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? ये सवाल आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी के पाया जाता है? तो याद रखेंगे हिरन की सबसे बड़ी आंखें पाई जाती है। और सवाल एक पूछा था, किस जीव का धड़कन सबसे अधिक होता है? तो एक क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा चूहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, राइट आंसर बताना आप लोग को फटाफट से, कि बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? जिसकी हम चर्चा कर रहे थे वो अभी जस्ट आ गया। तो जो जिनकी भी आंखें चमकती है, मूल कारण होता है टेपिटम लूसिडम के कारण ही ऐसा होता है। ऑप्शन डी। चलिए 41 नंबर सवाल है, कि निम्नलिखित में से नियततापी प्राणी कौन सा है? नियततापी, हम लोग नियततापी प्राणी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर मौसम में क्या होता है, शरीर एडजस्ट करना पड़ता है। ठंड है तो स्वेटर वगैरह डालना पड़ता है, गर्मी है तो टी शर्ट वगैरह पहनना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे प्राणी हैं जो नियततापी, एक ताप ही उसका शरीर का बॉडी का टेम्परेचर बना हुआ रहता है। ऐसे में चमगादड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल है 42 नंबर सवाल, क्या पूछा गया है, कि केंद्रक विहीन, विहीन मतलब उसमें केंद्रक नहीं है, ठीक है। तो केंद्रक विहीन लाल रधिकाणु किस में होता है? किस में होता है? सांप में होता है, स्तनी में होता है, एम्फीबिया में होता है, या पक्षी में होता है? 42 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे, कि जितनी भी स्तनी है उसमें क्या होता है कि लाल रधिकाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी केंद्रक विहीन लाल रुधिर कणिका पाया जाता है स्तनी में। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा। देखेंगे अगला सवाल है, कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी स्तनधारी नहीं है? यहाँ पे क्या पूछा? स्तनधारी। अब स्तनधारी सबको समझ में आ रहा होगा कि जो भी जीव जंतु जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं और बच्चे को जन्म के साथ साथ में उसे दूध पिलाते हैं, स्तनधारी प्राणी में श्रेणी में आते हैं। क्या मछली है? तो मछली अंडे देती है। मनुष्य है स्तनधारी। हवेल, ठीक है, हवेल, तो हवेल भी बच्चे देते हैं, चमगादड़ भी बच्चे देते हैं। हमसे पूछा स्तनधारी नहीं है, तो क्या है? मछली, क्योंकि मछली अंडे देते हैं। 43 का ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है हमारे पास 44 नंबर क्वेश्चन है, कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? ये दिया गया है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने। याद रखेंगे डार्विन ने दिया है। ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए 45 नंबर सवाल है, कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है? यानी कौन सी ऐसी बीमारी है, ठीक है, जो अनुवांशिक है? कुछ आपको वर्ड ऐसे रहेंगे जो समझ में नहीं आ पाएगा, लेकिन आपको समझना होगा कि निम्नलिखित में कौन सी ऐसी व्याधि अनुवांशिक है, यानी कौन सी ऐसी बीमारी है जो अनुवांशिक है, ठीक है। तो याद रखेंगे कैंसर अनुवांशिक नहीं है, पेचिस नहीं है, हीमोफीलिया, आप इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं। हीमोफीलिया कैसा रोग होता है?
जो अनुवांशिक होता है जिसमें व्यक्ति का शरीर किसी कारण से कट छट जाने पर रक्त का बहाव नहीं हो पाता, रक्त नहीं रुक पाता है, रक्त बहते रहता है, जिससे व्यक्ति की जान भी चली जाती है। यह एक प्रकार की अनुवांशिक बीमारी होती है। 46 नंबर सवाल है कि मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आंसर यहीं पे दिया हुआ कि मधुमेह बीमारी के लिए कौन सा हार्मोन की जरूरत होती है, तो इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन का आविष्कार करने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन थे। 46 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे, ये थे स्वीडन एवं स्वान ने दोनों मिल करके इंसुलिन का खोज किए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा राइट आंसर। अगला सवाल है, क्या दिया हुआ कि सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ, देखिए सबसे बड़ा और उड़ने में क्या है, असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह क्या है, क्या है राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे ऑस्ट्रिच है, जिसे शुतुरमुर्ग भी कहा जाता है। ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग ही कहा जाता है, जो उड़ने में असमर्थ है लेकिन बहुत तेज दौड़ा करता है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। अगला सवाल है हमारे पास 48 नंबर सवाल कि मानव का जैविक नाम क्या है। मानव का जैविक नाम यानी मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पढ़े होंगे आप लोग। मानव को होमो सेपियंस, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या, होमो सेपियंस। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। मानव का उद्गम स्थान अफ्रीका माना जाता है। 2 प्रकार के होमो सेपियंस और रामापिथिकस 2 प्रकार के वनमानस देखे गए थे पहली बार। चलिए देखिए अगला दिया हुआ कि वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाते हैं, यानी कुछ ऐसे जीव है, चूहा टाइप का होता है, जो खतरे के संकेत मिलता है तो क्या बन जाता है, वो गोल टाइप का, यानी उसके ऊपर से जो कवर आवरण होते हैं वो बहुत मजबूत होता है, पत्थर जैसा होता है। कौन सा है, कौन जीव है, जरा फटाफट से बताएं। तो ये कटंग चूहा है, ठीक है, कटंग चूहा है जो क्या कर लेता है, खतरे का संकेत मिलता है वैसे ही वो गोला टाइप का बन जाता है। अगला सवाल, उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी, ये भी पूछा गया है, उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी कौन सा है। ठीक है, क्या पेंगुइन है, बतख है, मोर है या हमिंग बर्ड है। ये है हमिंग बर्ड जो है वो एक उल्टी उड़ान भरने वाली पक्षी है। तो आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पहली बार जो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। एवरीडे क्लास इस पर देखने को मिल रहा है, और डबल क्लास सुबह में भी और शाम में भी क्लास मिलेगा, क्योंकि एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पढ़ना आपके लिए बहुत लाभदायक हो। कहीं भी आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें, बस मेरा क्लास भी देख लिया कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, चुनिंदा क्वेश्चन ही लेकर के आते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।